नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वॉइस विद कुशवाहा पर। और आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस कहानी को पूरा जरूर सुनें। स्कूल के छुट्टी की घंटी बजी, सभी बच्चे दौड़कर बाहर आने लगे। बाहर ठेले वाले, रेहड़ी वाले बच्चों का इंतजार कर रहे थे। कोई आइसक्रीम आइसक्रीम चिल्ला रहा था, तो कोई मलाई कुल्फी और कोई पानी पूरी, तो कोई अपने अंदाज में लस्सी शरबत पुकार रहा था, तो कोई फ्रूट मिल्क शेक और जूस। अभी दोपहर के 12 बजे हुए थे, लेकिन गर्मी इतनी तीखी कि किसी को इतनी हिम्मत नहीं कि बिना छाते पानी के बाहर निकल सके। लग रहा था जैसे इस जेठ के धूप में पिघला कांच घुला हो। इन सबके बीच ठेले वाले अपने अपने सामान को बेचने के लिए बच्चों और अभिभावकों को लुभा रहे थे। उनमें से एक ठेले वाले की नजरें किसी को बेसब्री से ढूंढ रही थी। शायद तभी एक 11 साल की लड़की दौड़ती हुई बाहर आई। ठेले वाले की आंखों में चमक आ गई और उसने जोर से आवाज लगाई, छोटी आ जा जल्दी से। लड़की ने देखा और हंसते हुए उसके पास आई। उस ठेले वाले ने एक अच्छी वाली आइसक्रीम निकाल कर बच्ची को दी। अंकल, आज मैं आपसे फ्री में नहीं लूंगी, ये लो 10 रुपए। वो मना करता रह गया कि बेटी रख ले तू, तेरे काम आएंगे, पर वो नहीं मानी। अंततः हार कर उसे 10 रुपए रखने पड़े। बच्ची कह रही थी, मैंने अपने मम्मी पापा को आपके बारे में बताया, तो उन्होंने कहा कि बेटा, किसी से कोई भी सामान न छीना जाता है और न ही फ्री में लिया जाता है, इसलिए मैं आज पैसे लाई हूँ। ठेले वाले ने कहा, बेटा, ये बातें अपनों के साथ नहीं होती। लड़की बोली, हाँ, लेकिन आप अपने तो नहीं हो ना। वह कुछ बुदबुदाने लगा। तभी एक महंगी गाड़ी सामने आकर रुकी, जिसे देखकर उस बच्ची की ओर दौड़ी। पापा पापा, इतना लेट, देखो मेरे सारे फ्रेंड्स चले गए। वो आइसक्रीम खाते हुए बोली, सॉरी बेटा, मुझे थोड़ी देर हो गई, कहते हुए मनाने के अंदाज में कान पकड़कर उठक बैठक करने लगा। बस करो पापा। लड़की पापा के गालों पर मीठी सी पप्पी देते हुए बोली, लव यू पापा। दोनों हंसते हुए गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी चल पड़ी। ठेले वाला दोनों को तब तक देखता रहा जब तक कि गाड़ी उसकी नजरों से ओझल ना हो गया। इधर गाड़ी में लड़की अपने पापा को सॉरी बातें बता रही थी, ठेले वाले के बारे में। बाप गाड़ी चला रहा था और सुन रहा था। शहर का बहुत बड़ा और नामी वकील, सब इज्जत करते थे उसकी। नाम, शोहरत, दाम, सब कुछ था उसके पास। उसकी बेटी शहर के अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी। 2 सालों से लगातार टॉपर थी अपने क्लास में। बेटा, इन सब ठेले खेमचे वालों पर भरोसा मत किया करो। क्या जरूरत है हर रोज उनके पास जाकर आइसक्रीम खाने की? दूसरे भी तो हैं, और शहर में इतने सारे आइसक्रीम पार्लर हैं, तुमको जहां भी मन हो खा लेना। इन ठेले वालों का आइसक्रीम तुमको बीमार भी कर सकता है, पिता बोले जा रहे थे। पर पापा, वो बहुत अच्छा है और उसका ठेला भी सबसे ज्यादा साफ रहता है। और बस करो कोमल, बस। मैं तुम्हें पहले भी 3-4 बार बोल चुका हूँ, तुम वहां नहीं जाओगी कल से। पापा की चीख सी निकल गई थी। कुछ देर के लिए सन्नाटा था गाड़ी में, फिर दोनों घर पहुंच गए थे। सुबह हुई, स्कूल शुरू हुआ और फिर हर दिन की भांति छुट्टी हुई। फिर ठेले वाले ने उस बच्ची को आवाज दी। लड़की अनसुना कर आगे बढ़ गई। आदमी निराश हो गया, बुझे मन से ठेला समेटा और घर चला गया। अगले दिन वो बच्ची को फिर बुलाया और पूछा, क्यों नाराज हो मुझसे? लड़की ने बोला, मना किया है पापा ने। तब तक लड़की के पापा तमतमाते हुए आए और एक झन्नाटेदार तमाचा ठेले वाले के गाल पर जड़ दिया। चीखते हुए कहने लगे, क्या समझते हो खुद को? क्या बदतमीजी कर रहे हो मेरी बेटी के साथ? कितने दिनों से देख रहा हूं तुझे, गुंडे, जाहिल, गंवार, चोर। तेरी बेटी नहीं है क्या? ऐसा लगा जैसे एक शब्द भेदी बाण सर्राता हुआ आया और उसके कलेजों को चीरता हुआ देह के आर पार हो गया और वो घायल होकर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। अंधेरा छा गया चारों ओर, आंखें डबडबा गई। उसने गालों को सहलाते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया साहब, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। तब तक पुलिस भी पहुंच चुकी थी
अमीर आदमी ने लगभग धमकाते हुए कहा, चल अब तुझे जेल की हवा खिलाता हूँ। सारी अकड़ और औकात न बता दी तो मेरा नाम भी अजय सिंह नहीं। भीड़ भी वहां जमा हो चुकी थी। कोई उसे आक्रोश से देख रहा था तो कोई सहानुभूति से। ठेला वाला हाथ जोड़कर बोल रहा था, साहब पहले मेरी बात तो सुनो। मैंने कुछ नहीं किया साहब, अब सारी बातें थाने में सुनाना। दरोगा ने उसकी बात को काटते हुए कहा। नामी वकील अजय सिंह ने उस ठेले वाले को झूठे केस में फंसाकर 14 साल की सश्रम कैद की सजा सुनवाकर उसे सलाखों के पीछे धकेल दिया। अचानक किसी ने उसे हिलाया, उसकी तंद्रा टूटी तो सामने जेल का कर्मचारी था। उसने बोला, कहाँ खो गए हो? ये लो अपने कपड़े और यहाँ रजिस्टर में साइन कर दो और फिर जाओ अपने घर। बीवी बच्चे वहाँ इंतजार कर रहे होंगे। वो अतीत को छोड़ वर्तमान में आया और जी साहब कहते हुए साइन किया और सामान उठाकर जाने लगा। सोचता रहा कौन सा घर, बीवी और बच्चे। फिर उसे 14 साल पुरानी बात याद आई। तेरी बेटी है नहीं है क्या? ये शब्द ऐसे गूंजते जैसे कहीं बिजली गिरी हो और पूरा का पूरा वृक्ष धराशायी हो गया हो। सोचते सोचते आंखें गीली हो गई। किसी तरह अपने आप को संभाला और बाहर आ गया। 14 साल बीत गए, बातें पुरानी हो गई, शहर नया हो गया, नए मॉल और बिल्डिंग बन गए, सड़कें चौड़ी हो गई, शहर की रफ्तार बढ़ गई। 14 साल बाद ठेला वाला पुराने शहर के नए अंदाज को देखा, हवा को महसूस किया, चखा और आत्मसात किया। वो उसके खुद पता नहीं था, बस चला जा रहा था। कुछ सोचते हुए वो बुदबुदाया, कहाँ जाऊं? कुछ देर सोचने के बाद उसे तारीख याद आया। फिर खुद से कहा, क्या हाल है तारिक का? अभी भी चाट का ही ठेला लगता है या फिर बिजनेस बदल लिया? फिर वो तारिक के घर की ओर मुड़ गया, पर वहां जाने पर तारिक का घर नहीं मिला। बदल चुका था सब कुछ इन 14 सालों में। फिर उसने लोगों से तारिक के बारे में पूछा। कुछ देर में उसे तारिक का पता मिल गया। अरे तारिक यार, ये तेरी दुकान है? अबे तू तो बड़ा आदमी बन गया। मतलब ये हुआ कैसे? एक ठेले से तूने इतना कमाया कि खुद का कैटरिंग बिजनेस खोल लिया। वाह दोस्त वाह, मजा आ गया। ये कहते हुए उसने तारिक को गले लगा लिया। तारिक ने भी खुले दिल से अपने पुराने बिछड़े दोस्त का स्वागत किया। फिर ढेर सारी बातें हुई। आखिर 14 साल की कहानी 15 मिनट में पूरी जो करनी थी। फिर बातों का सिलसिला चलता रहा। बात जब कोमल और उसके पिता अजय सिंह पर पहुंची तो उस अधेड़ के चेहरे पर अजीब से भाव थे। तारिक कह रहा था, यार तेरे जाने के कितने सालों तक मैं उस स्कूल में ठेला लगाता रहा। धीरे धीरे कोमल भी भूल गई वो बात। पिछले 5-6 सालों से मैंने भी नहीं देखा उसे। सुना है शहर से बाहर पढ़ाई करने गई है। गई है मतलब अभी तक आई नहीं क्या? अभी कहाँ है वो? अधेड़ के चेहरे पर कई सवाल थे। तारिक बोला, यार डर मत, वो इसी शहर में है और 3 दिन बाद उसकी शादी है। और हाँ, उसकी शादी का कैटरिंग का ऑर्डर मुझे ही मिला है। तारिक के जवाब में खुशी और गर्व दोनों था। तू एकदम सही वक्त पर आया है, तारिक बोल रहा था। पर यार मैं वहां जाऊंगा कैसे? वकील तो देखते ही बाहर कर देगा मुझे। बंगले में तो घुस भी नहीं पाऊंगा। उसकी बातें उसकी निराशा को दर्शा रही थी। दोस्त तू बहुत जल्दी हिम्मत हार जाता है। देख तू न एक बर्तन धोने वाले या वेटर के वेश में चले जाना। इसी बहाने तू कोमल को देख भी लेगा और कुछ पैसे भी कमा लेगा। तारिक समझाते हुए बोला। वो खुश हो गया। सोचो कि चलो कुछ भी काम मिल जाएगा और धीरे धीरे बिजनेस भी शुरू कर लूंगा। धीरे धीरे सूर्य अस्त हो रहा था पर उसका ध्यान कहीं और था। पता नहीं क्या सोच रहा था, अपनी 14 साल की दास्तां या फिर 3 दिन बाद का सूर्योदय और मिलन, पता नहीं। रात हुई, आंखों में नींद नहीं। छत पर आसमां की ओर देखकर वो बुदबुदा रहा था और सोचते सोचते आंखें डबडबा गई उसकी।
शायद पुराने जख्म थे जो उभर आए थे। कौन कमबख्त कहता है कि वक्त हर जख्म को भर देता है। कुछ जख्म तो वक्त के साथ नासूर हो जाते हैं, जिन्हें वक्त के थपेड़े रह रहकर हरा करते रहते हैं। कुछ गहरे जख्म उसके सीने में भी थे, पर जो किसी को दिखा नहीं सकता था। मर्द जो था रो भी नहीं सकता था। आखिर क्यों आंसुओं को स्त्रियों का गहना पर मर्दों की कमजोरी मानी जाती है। खैर, जागती हुई करवटों से भरी 2 रात उसने किसी तरह गुजार ली। अक्टूबर का महीना, सुबह हुई, सूर्य लालिमा छोड़ रहा था। धूप पीली हो चुकी थी और मौसम गुलाबी। इस नई सुबह के आनंद और सप्तरंग को सिर्फ वो ही महसूस कर सकता था जो किसी से मिलने के लिए पिछले 14 सालों से इंतजार कर रहा हो। क्या होती है अधीरता, क्या होता है धैर्य, ये सिर्फ वही महसूस कर सकता था। जाने के लिए जल्दी जल्दी नहा धोकर तैयार हो गया। तारिक उसे स्टाफ वाली कमीज दे दिया। वो झट से ड्रेस कोड वाला यूनिफॉर्म पहन लिया और गाड़ी में बैठा ही था कि कुछ याद आया उसे। तब तक गाड़ी चल पड़ी थी। उसने चीखते हुए ड्राइवर को गाड़ी रोकने को कहा। गाड़ी रुकी भी नहीं कि वह उतरकर मकान की ओर भागा। पुरानी कमीज से कुछ निकाला, अपने यूनिफॉर्म में डाला और गाड़ी में जाकर बैठ गया। लगभग 25 मिनट में सभी शादी वाले बंगले में थे। जमघट लगी थी वहां, सभी व्यस्त थे, किसी को भी फुर्सत नहीं थी। कोई गाड़ी लेकर बाजार जा रहा था तो कोई मोबाइल पर ही ऑर्डर दे रहा था। कोई आने की जिद कर रहा था, कोई मेहमानों के लिए गाड़ी की व्यवस्था कर रहा था। वो गया और कुक के पास जाकर हाथ बटाने लगा, पर उसकी नजर किसी और को ढूंढ रही थी। शायद कोमल को या उसके पिता को, शायद दोनों को। तभी अचानक उसकी नजर अजय सिंह पर पड़ी। डाई किए हुए बाल और मूंछ, पूरी तरह से उम्र को छुपाने का असफल प्रयास किया था उन्होंने। जब उसने अजय सिंह को देखा तो चहकते हुए मिलने चल पड़ा, पर तभी कुछ सोचकर उसके कदम वहीं ठिठक गए। वो शादी में कोई व्यवधान नहीं चाहता था, बस अजय सिंह को देखता रहा। उसे भी अपने उम्र का एहसास हो रहा था। उसे भी उस वक्त महसूस हुआ कि उसके भी दाढ़ी मूंछ में सफेदी आ गई थी। बाल तो कब के सफेद हो चुके थे। शाम हो चली थी, भीड़ बढ़ रही थी। भीड़ की रफ्तार और उत्साह भी बढ़ता जा रहा था। लगभग 8 बजे पता चला कि बारात शहर में आ चुकी है। सभी चौकस और सतर्क हो गए। उत्साह चरम पर था, वह भी उत्साहित था। रात बढ़ी। बारात बैंड की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, जो दर्शा रही थी कि बारात और भी पास आ रही है। कुछ देर बाद भीड़ बढ़ गई और उसकी रफ्तार भी। लगा जैसे किसी ने सभी की चाबी ऐंठ दी हो और सब खिलाने वाली गाड़ी के माफिक भागे जा रहे हैं। बारात चौखट पर खड़ी थी। दरवाजे पर भीड़ और उसी भीड़ में दूल्हे एवं बारातियों के आवभगत के लिए लड़की यानी कोमल के पिता अजय सिंह खड़े थे। उधर लड़के लड़की के रिश्तेदार स्वागत एवं आवभगत की रस्मों को पूरा कर रहे थे और इधर वो बारातियों के लिए ठंडा गर्म करने का इंतजार कर रहा था। वो सभी को चाय कॉफी और ठंडा घूम घूम कर बांट रहा था। चेहरे में मुस्कुराहट, दिल में अकुलाहट और एक दबी सी चाहत थी और अजीब सी बेचैनी थी उसकी आंखों में, जो अपनी मुस्कुराहट से छिपाने की नाकाम कोशिश थी। कुछ सोचते हुए, इधर उधर देखते हुए वो जा रहा था। तभी टन 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 सारा चाय गिर गया। तभी उसकी तंद्रा टूटी। सामने देखा तो मानो काटो तो खून नहीं। अजय सिंह सामने खड़ा था। बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें, गुस्से से तमतमाता हुआ चेहरा लग रहा था, जैसे पूरा गुस्सा आंखों से होकर जुबां पर आने की कोशिश कर रहा हो। पूरा का पूरा चाय अजय सिंह के कपड़ों पर गिर गया था। उन्होंने उसे मारने को हाथ उठाया, लेकिन लोगों ने बीच बचाव कर रोक लिया। उसे डांट पर डांट मिलने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ लोग तो बस ऐसे ही वक्त का इंतजार कर रहे हो कि कोई मिले और वो सामने वाले पर अपना रौब दिखाकर 2-4 गालियां दे। इसी माहौल में कुछ लोगों ने 2-4 भद्दी गालियां उसे दे दी। वो पशु की तरह खड़ा होकर हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा।
इधर गाली देने वाले सभी लोग कोट पैंट वाले थे, जो स्वघोषित सभ्य और सुसंस्कृत होते हुए भी बात व्यवहार की तमीज नहीं रखते थे। कहते हैं ना, पद और पैसा हर तमीज और सभ्यता को खो देता है, बचता है तो सिर्फ बनावटीपन और दिखावा। जब गालियों एवं उलझनों का दौर लंबा खींचने लगा तो उसने धीरे से कहा, साहब, मैं बाकायदा माफी मांग रहा हूँ, पर कृपा करके आप मुझे और मेरे परिवार को गाली ना दें। पर भीड़ अब उग्र होने लगी थी। भीड़ देखकर महिलाएं भी आ गई थी। अबे तू अपनी औकात में रहकर बात किया कर। पीछे से किसी और की आवाज आई, तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? किसी दूसरे आदमी ने पूछा। तभी किसी और की आवाज आई, इसकी हिम्मत तो देखो। हाँ, मुझे पता है मैं किससे बात कर रहा हूँ। अचानक एक भारी भरकम आवाज जो आत्मविश्वास से भरी थी, उसने कहा, एक लाचार और कमजोर अभागा बाप एक समर्थ, मजबूत और खुशनसीब बाप से मिन्नत मांग रहा है कि गाली मत दो साहब। वो बोलता जा रहा था, लग रहा था जैसे किसी ने अंदर से उसकी बैटरी चार्ज कर दी हो। शायद कुछ पुराने जख्म थे जो जुबा पर आने की राह देख रहे थे और उन्हें अभी मौका मिला हो। अजीब सी खामोशी का भाव था उस भीड़ का। उसने अजय सिंह की ओर खड़ा होकर बोलना जारी रखा, साहब, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। आज से 14 साल पहले मैं कॉन्वेंट स्कूल के सामने ठेला लगाता था और आपने मुझे आपकी बेटी के अपहरण एवं छेड़खानी के प्रयास के जुर्म में 14 साल की सजा दिलवाई थी। साहब, मुझे आपसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। कोई भी बाप अपनी बेटी के लिए अच्छा ही करेगा। मैं भी अपनी बेटी के लिए था। सर, मैं भी एक इंग्लिश ग्रेजुएट हूँ और माँ बाप की मर्जी के खिलाफ लव मैरिज की थी। मैं बहुत खुश था अपनी पत्नी बनाकर उसे। पर कहते हैं न कि प्यार से शादी का कब्नगाह साबित होती है। शायद मेरे साथ भी वही हुआ। ग्रेजुएट होने के बावजूद अच्छी नौकरी ना मिलने के कारण मैंने छोटा मोटा काम शुरू कर दिया, जिससे किसी तरह घर का गुजारा चल जाता था। मेरी बीवी अच्छे घर से थी और उसने कभी ऐसे दिन नहीं देखे थे। साहब, मुझे ना बहुत अफसोस और तकलीफ होती थी उसे ऐसे हाल में देखकर। उसे मुझसे या हमारी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। बार बार कहती थी कि मैं भी कुछ करती हूँ, कुछ आमदनी बढ़ेगी तो हमारी हालत भी ठीक हो जाएगी। मैंने तो शुरू में मना किया, पर बाद में मान गया। जानते हो साहब, मैं अपनी बीवी के बदन पर जब भी ब्लाउज में 3-4 टाके देखता था तो शर्म और दुख से भर जाता था। अपने आप को कोसता था, अकेले में रोता था। मुझे बहुत तकलीफ होती थी। वो भी मेरे अंतः मन को समझती थी, पर मुझे हमेशा खुश रखने की कोशिश करती थी। फिर एक दिन अचानक उसने अपने माँ बनने की खुशखबरी सुनाई। हम लोग बहुत खुश थे। प्रेगनेंसी की वजह से उसका काम भी छूट गया, फिर भी हम बहुत खुश थे। नियत समय पर उसने एक चांद से भी खूबसूरत बच्ची को जन्म दिया। वो हमारी लाडली थी, हमारी जिंदगी और दुनिया का अभिन्न, चमकदार और सबसे खूबसूरत हिस्सा थी। धीरे धीरे मेरी बेटी बड़ी हुई। मैं कभी भी बेटी को नहीं छोड़ता था। मेरा लगाव देखकर अक्सर उसकी माँ मजाक में कहा करती थी, इतना प्यार करते हो ना, देखना एक दिन ये बहुत रुलाएगी तुमको। शायद सही कहती थी, पर मैं अक्सर उसकी बातों को हंसकर टाल देता था। बेटी मेरे पेट पर सोती थी। वो 5 साल की थी जब मेरे साथ लूडो खेलना सीखी थी। कंधे पर बैठकर मेला घूमती थी, लुका छिपी खेलती थी। सच में उसकी खुशी में हमारी खुशी थी। पर साहब, इन खुशियों के बीच में मैं अंदर ही अंदर तपता था, हमारी हालत देख सोचकर। इस चिंता ने कब मुझे नशे में उतार दिया पता ही नहीं चला। वो भर्राए गले से कहे जा रहा था। सब खामोशी से उसे सुन रहे थे।
वहां एक खामोशी और सन्नाटा था। और एक दिन ऐसा आया, मेरा सब कुछ तबाह हो गया। मेरी खुशियां, मेरा चांद, मेरा आशियाना, मेरा प्यार और मेरा परिवार और मेरा अधिकार, सब कुछ। वो 20 मई की जेठ की रात जिंदगी की सबसे विभत्स और खौफनाक रात थी मेरी। मैं रात को दोस्तों के साथ पीने में मस्त था। कब सुबह हुई पता ही नहीं चला। सुबह करीब 3-4 बजे कोई दौड़ते हुए आया और हाँफते हुए बोला, अबे साले, तू यहाँ दारू पी रहा है और वहाँ तेरे घर में आग लगी है। सब कुछ राख हो गया है, कुछ भी नहीं बचा। भाभी और लाडो का कुछ भी पता नहीं। मैं तो जैसे जड़ हो गया, काटो तो खून नहीं। मैं बदहवास होकर घर की ओर भागा, पर तब तक सब राख हो चुका था। घास फूस के मकान और फूस के रिश्ते कहाँ टिकते हैं। बस एक चिंगारी काफी होती है इन्हें जलाने के लिए। जाने कितनी देर तक जले हुए आशियाने के सामने चीखा चिल्लाया, पर किसी ने नहीं सुनी। चांद भी दगा दे गया। अमावस्या की ही रात थी वो, और तब से हर दिन मेरा जेठ और हर रात मेरी अमावस्या है साहब। कहते कहते उसके आंसू गालों से होकर दाढ़ी को भिगोने लगे थे। शायद अपनी ठंडक से उसके दिल की तपिश को कम करना चाह रहे थे। उस दिन से मैं अपने प्यार और परिवार को ढूंढ रहा हूं साहब। देखो, मेरे पैरों में चप्पल नहीं है। सारे जूते और चप्पल कब के घिस चुके हैं उनको खोजते खोजते। कौन सा मंदिर, कौन दरगाह, कौन से चर्च नहीं गया मैं फरियाद लेकर। पर ऊपर वाला न जाने कौन सा खुन्नस निकाल रहा है मुझ पर। जानते हो साहब, जब भी मैं आपकी बेटी कोमल को देखता था तो मुझे उसमें अपनी बेटी की परछाई नजर आती थी। लगता था जैसे वो मेरी बेटी है। बहुत प्यार आता था साहब मुझे उसे देखकर, पर आपने मुझे गलत समझा। वो फपकते हुए आंसू पोंछने लगा। फिर उसने अपने कमीज की जेब से एक पुराना फोटो निकाला और सबको दिखाया और हाथों से सहलाया, जैसे याद कर रहा हो, सच में अपनी बेटी को पुचकार रहा हो। सबकी आंखें भर आई थी। फिर उसने फोटो को पलटा और देखते हुए कहा, पता है साहब, जब भी रात में वो सोती नहीं थी ना, तब मैं उसे लोरी सुनाता था। तभी ऊपर से पानी की 2 बूंदें फोटो पर ऐसे गिरी जैसे चांद उसकी कहानी को सुन रहा हो, और उसकी आंखों से ओस की 2 बूंदें आदमी के पास रखी याद को भिगो रहा हो। वो कुछ आगे लोरी सुनाता, तभी उसे वही लोरी एक लड़की की आवाज में सुनाई दिया। ये तो लड़की की आवाज थी जो छत से आ रही थी। सभी ऊपर देखने लगे। लाल जोड़े में, हाथों में मेहंदी लगी दुल्हन अपने आंखों से आंसू पोंछ रही थी। शायद उसने सब कुछ देख और सुन लिया था। सभी हैरान थे। वो लड़की दौड़ते हुए आई और अधेड़ के गले में समा गई। जैसे ही लिपटे पिता के सागर का ज्वार पूनम की चांद वाली बेटी के मन को छूने का लगातार और अथक प्रयास कर रहा हो। कोमल उससे लिपट कर रोती रही। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ, पर वो अब अपनी बेटी को पहचान चुका था। हर बार की तरह इस बार भी भावनाएं शब्दों पर भारी पड़ रहे थे। यहाँ शब्दों की सीमा समाप्त होकर भावनाओं का दौर शुरू हो गया था। बहुत संभलते हुए बेटी ने कहना शुरू किया, बापू, उस रात सब कुछ खत्म हो गया था। मैं बच गई क्योंकि माँ ने मुझे नमक लाने दुकान भेजा था। जब लौटी तो सब कुछ मेरी आंखों के सामने जल रहा था। मैं बस रोए जा रही थी। मैं माँ को लेने अंदर जा रही थी, तभी किसी ने मुझे बचाने के चक्कर में उठाकर एक तरफ किया, पर इससे मैं गिर कर बेहोश हो गई। जब होश आया तो सब बहुत कुछ भूल चुकी थी। तेरी माँ कहाँ है बेटी? पता नहीं बापू, मेरी बच्ची कहाँ थी अब तक? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझे मैंने। मैं कितनी रात नहीं सोया। कुछ रुकते हुए उसने फिर बोला, मुझे पता है बेटी, मैं जितना बुरा आदमी हूँ उससे भी ज्यादा बुरा और नाकाबिल पिता और पति हूँ।
मैं अपने घर को नहीं बचा पाया। मेरी धर्म पत्नी की कोई खबर नहीं है। मेरी बेटी कहाँ है ये नहीं पता मुझे। मुझे माफ कर दे बेटी। दुल्हन बोली, नहीं बापू, आप अभी भी दुनिया के सबसे अच्छे बापू हो, पर ये जो आपके सामने खड़े हैं ना, उन्होंने मुझे नई जिंदगी दी है। उसका इशारा अजय सिंह की तरफ था। मैं इनकी इकलौती बेटी थी। उसने अपनी बातों को पूरा किया। अजय सिंह की ओर हाथ जोड़कर अधेड़ ने कहा, साहब, आपने मेरी बेटी को वो जिंदगी दी जो मैं सपने में भी नहीं दे सकता था। मैं आपको जितना भी धन्यवाद कहूँ कम ही होगा। शब्दों में इसे मैं नहीं बयां कर सकता। अजय सिंह की आंखों में भी पानी थे। घुटनों के बल बैठ गए और हाथ जोड़कर नम आंखों से कांपते स्वर में कहा, मुझे माफ कर देना। मैंने आपको गलत समझा और झूठे केस में 14 साल की सजा दिलवाई। मैं अपनी बेटी को अपने सिवा किसी और के पास नहीं देख सकता था। अब आप ही बताएं सर, क्या करता मैं? मेरी कोई संतान नहीं थी। ऊपर वाले ने उपहार दिया था मुझे कोमल के रूप में। कैसे छोड़ देता मैं उसे ऐसे ही? उनसे पूछो उनका दर्द सर, जिनकी कोई संतान नहीं होती है, जिनकी जिंदगी नीरस और खाली रहती है। उनसे पूछो उनका दर्द, जिनकी जिंदगी सिर्फ इस ख्याल और उम्मीद में गुजार देते हैं कि काश हमारी भी कोई संतान होती जो हमें माँ और पापा बुलाती। अंधे की लाठी होते हैं वो। उनसे पूछो उनका दर्द, जो डॉक्टर और भगवान के यहाँ जाकर अपनी जवानी और धन सब खो चुके हैं। ऐसा लगता है जैसे ऊपर वाला भी कान में तेल डालकर और कंबल ओढ़कर सो गया हो। आप ही बताएं सर, अगर उसी इंसान को ऊपर वाले ने उपहार दिया तो क्या वो उसे कभी खोना चाहेगा? नहीं ना। मैं भी अपनी इसी अमानत को खोना नहीं चाहता था। कोई भी जब इसे देखता तो जलन होती थी मुझे। मैं इसे अपने मोह से कभी अलग न कर पाया। पर सर, आपको पता है, कोमल भले ही इतने साल मेरे पास रही, पर उसका दिल अब तो हमेशा आपके पास था। कई बार मैंने उसे सपने में बोलते हुए सुना कि बापू, मुझे मेला घूमना है, कंधे पर बिठाओ ना मुझे। पर मैंने कभी कुछ नहीं कहा। मेरे पास रहते हुए भी कोमल आपके पास ही थी। कोई कितना भी मजबूत और समर्थ क्यों न हो, वक्त उन्हें घुटनों के बल ला ही देता है। और ये प्रत्यक्ष नजारा हर कोई देख रहा था। एक नामी वकील आज उस ठेले वाले के समक्ष घुटनों के बल बैठा था, जो कभी उसके सामने घुटने टेक कर विनती कर रहा था, लेकिन उसने उसे 14 साल की सजा दिलवाई थी। आज अभी उसी शख्स ने अजय सिंह का हाथ पकड़ा और उठाते हुए कहा, नहीं साहब, किसी को कोई बेशकीमती चीज अगर बहुत प्रयास और इंतजार के बाद मिले तो वो उसे कभी नहीं खोना चाहेगा। और आपने भी तो वही किया। बस कुछ स्वाभाविक सी गलतफहमियां थी। हर बाप अपनी इकलौती संतान के लिए उतना ही सोचता है जितना आप सोचते थे। आपने वही किया जो आपको सही लगा। गलत तो वक्त था साहब। ये कहते हुए उस बूढ़े ने फिर से अपनी बेटी को गले से लगा लिया। कोमल को भी जैसे इसी वक्त का इंतजार अपनी आधी जिंदगी से था। अजीब सी गंध आ रही थी उस शख्स के शरीर से, पर वही गंध बेटी को अच्छी लग रही थी और अपनापन का एहसास करा रही थी। लग रहा था जैसे इतने साल की बेरुखी और इंतजार से जेठ वाली तपती पिता की जमी पर ऊपर वाले ने आषाढ़ की पहली बारिश बेटी के रूप में कर दी हो, और पहली बारिश से निकली माटी की सौंधी महक और ठंडक को बेटी अपनी आंखें बंद करके पिता के सीने में महसूस कर रही हो। पीछे से जगजीत सिंह की आवाज सबके कानों में गूंज रही थी। कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे। अजय सिंह बोल रहे थे, मैं चाहूंगा कि क्योंकि आप कोमल के अपने पिता हैं तो आप ही अपनी बेटी का कन्यादान करें। उनकी आंखों में चमक और त्याग दोनों था। सबके मन के मैल धुलने लगे थे।
जो आंसुओं के साथ बाहर निकल रहे थे। सबके आंखों से निकली आंसुओं की गंगा उनके दिल के मैल को धो रही थी। उस ठेले वाले ने मना करते हुए कहा, मैं भले ही इसका पिता हूँ, पर सही मायने में पिता धर्म तो आपने निभाया है। बहुत बातें हुई पर कोई हल न निकला कि आखिर कन्यादान कौन करे। तभी किसी बुजुर्ग ने सुझाव दिया कि ये तय करने का अधिकार कोमल को दिया जाए। कोमल कुछ देर सोची, फिर बोली, मैं बापू के कंधे पर फिर से चढ़ना चाहती हूँ डोली में, और मेरा कन्यादान दोनों पिता मिलकर करें, यही मेरी कामना है। अधेर खड़ा खड़ा सोच रहा था। ऊपर वाला कभी हमारे बारे में गलत नहीं सोचता। उसे पता था कि मैं इतनी खूबसूरत जिंदगी अपनी बेटी को कभी नहीं दे पाऊंगा। इस बच्ची के किस्मत में इतनी अच्छी जिंदगी लिखी थी। शायद इसलिए उसने मुझे इससे दूर रखा, और जब सही वक्त आया तो मुझसे कन्यादान करवाकर मेरे पिता धर्म को पूरा करवाया। धन्य हो प्रभु, आपके खेल निराले हैं। मन ही मन उसने प्रभु को प्रणाम किया और कहा, आपने फिर से कृष्ण की कहानी बना डाली। फिर वो बुदबुदाते हुए कपड़े बदलने जाने लगा और सपनों की दुनिया में खो जाता। मेरी तोता मेरी मैना है तू, मेरी लाडो मेरा गहना है तू, मेरी चांदी और मेरा सोना है तू, मेरी चांदी और मेरा सोना है तू। यही सोचते हुए तैयार होकर आए और दोनों लोग मिलकर अपनी बेटी कोमल का कन्यादान किए, और उनकी आंखों में आज खुशी के आंसू थे। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में एक नए वीडियो में।